Hello everyone, welcome back to the channel. Today is our day number 15 of our NCERT series, जहाँ पर हम NCERTs को चैप्टर वाइज हिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स हैं, CTET, UPTET जो भी आप दे रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको इन सब में बता रही हूँ, जिससे कि आपके अंदर जो NCERT को लेकर डर है वो निकल पाए कि NCERT नहीं करी तो कैसे करेंगे। और थोड़ा सा अकेले पढ़ने में NCERT को बोरियत हो जाती है, समझ नहीं आता, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। क्लास 6 की NCERT ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 7th चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद आगे की NCERTs करेंगे। बिसाइड्स दैट आपके पास CTET के प्रीवियस ईयर पेपर्स चैनल पर पड़े हुए हैं, इंग्लिश के पड़े हुए हैं, BEd के नोट्स, MEd के नोट्स पड़े हुए हैं चैनल पर। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप जा कर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मैंने क्वालिफाई किया है UGC NET, CTET एंड UPTET। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। रीजनल कल्चर्स, जो कल्चर्स हैं वो नए नए अलग अलग रीजन में हमने देखा। डिफरेंट जो रीजन्स हैं, है ना, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो टाइम के साथ डेवलप होते देखे। हमने शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से किंगडम डेवलप हुए, फिर कल्ट डेवलप होते जा रहे हैं, है ना। नए नए रिलीजन भी हम देख रहे हैं कि आए, बुद्धिज़्म आए, जैनिज़्म आए, फिर हम और भी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। तो अब ये है कि अब जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, सोसाइटी में और लोग आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक बात करें, शुरू करेंगे हम इसको। एक सेकेंड, आई शुड टेक हाईलाइटर। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे अगर हम एक आपसे एक सवाल पूछूं कि हम अगर किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, अगर किसी से को हम डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम उससे किससे करते हैं? उसकी लैंग्वेज से। हमें पता चलता है अच्छा ये तमिल बोलता है, तो हम उसको अपने माइंड में एक वो बना लेते हैं कि ठीक है ये तमिलनाडु में रहता होगा इसलिए तमिल बोलता है। उड़िया बोलता है तो हम सोच लेते हैं उड़ीसा में रहता होगा, है ना। तो हम क्या होता है कि हम लोगों की लैंग्वेज से उनके रहने के तरीके, उनके रहने की जगह को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा भी उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनके खाने पीने के तरीके, इन सब से भी हम लोगों को एसोसिएट करते हैं कि अच्छा ये खाना खाता है। अगर ये डोसा खा रहा है तो ओके ही साउथ इंडियन, शी इज़ साउथ इंडियन। वो इस तरीके की पोइट्री कर रहा है तो वो यहाँ का रहने वाला होगा, है ना। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी हम जो लोकल कल्चर्स हैं, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, इनको फॉर ग्रांटेड भी हम ले लेते हैं। और हम सबको पता है कि जो भी फ्रंटियर्स हैं ना, जो भी रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, ये जो फ्रंटियर्स हैं, ये जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं समय के साथ, ये चेंज होते जा रहे हैं और आज भी चेंज होते हैं। तो जो रीजनल कल्चर्स हैं ना, जो हम डिफरेंट रीजनल कल्चर्स देखते हैं, ये क्या है? ये प्रोडक्ट हैं डिफरेंट लोकल ट्रेडिशंस के। अब हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था, ट्रेड बढ़ गया है इंडिया में, टेम्पल्स बनवा दिए गए हैं, लोग आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़ जो हैं अब मिक्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़ मिक्स हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लोकल ट्रेडिशंस भी अब जो हैं वो बनते जा रहे हैं। अब एक नए कल्चर डेवलप हो रहे हैं तरह तरह के आइडियाज़ को मिक्स होने के बाद, है ना। तो हमें पता है सम ट्रेडिशन अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन। कुछ ट्रेडिशन हम देखते हैं कि कुछ रीजन्स में ही हैं, और उससे मिलता जुलता ट्रेडिशन हम दूसरे एरियाज़ में भी देखते हैं, है ना। तो ये उसी का एग्जाम्पल है कि हमने कहीं और से कोई कल्चर जो है, कोई ट्रेडिशन जो है वो उठा लिया। ठीक है, तो इस चीज़ का ही हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से डेवलप करती है एक एरिया को, या लैंग्वेज से हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चेराज जो थे, चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, के मलयालम का डेवलपमेंट कैसे हुआ और चेरा कैसे उसमें रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कनेक्शन है कि लैंग्वेज और रीजन किस तरीके से कनेक्ट रहता है। तो जो चेरा किंगडम है, केरला के महोदयापुरम जो जगह है वहाँ से आता है, वहाँ पे ये किंगडम है एक। ठीक है, तो इट इज़ लाइकली कि, और ऐसा लगता है कि शायद मलयालम जो है वो इस एरिया में बोली जाती होगी, और चेराज ही सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी मलयालम लैंग्वेज को अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो है वो लिखवाया। मतलब उन्होंने जो भी कुछ लिखवाया वो मलयालम लैंग्वेज में लिखवाया। और ये पहले ही ऐसे राजा थे जिसका हमें एग्जाम्पल मिलता है कि ये अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर, जो भी सरकारी कामकाज था उसके अंदर, इन्होंने किसी रीजनल लैंग्वेज को यूज़ किया। ठीक है, जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको इन लोगों ने यूज़ किया। ठीक है,
उसी टाइम पे हम देखते हैं कि चेराज ने कुछ चीज़ें जो हैं, जो चेरा किंगडम है, उन लोगों ने कुछ चीज़ें जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन थे उनसे भी कुछ चीज़ें इन्होंने बोरो की, जैसे कि टेम्पल थिएटर केरला का है ना, वहाँ पे जो कहानियाँ बताई जाती हैं, वो जो स्टोरीज़ हैं वो संस्कृत एपिक से ही इन लोगों ने ली है ना। तो पहला लिटरेरी वर्क अगर हम कहें मलयालम में हुआ तो वो 12वीं शताब्दी से हमें मिलता है, और वो भी सीधे सीधे जो है संस्कृत से ही लिया गया है ना। तो 14th सेंचुरी के अंदर हमें एक और टेक्स्ट मिलता है जिसका नाम है लीला तिलकम, याद रखेंगे हम, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो लीला तिलकम के अंदर क्या आता था, ग्रामर और पोइटिक्स, और ये किस में कंपोज हुई थी, मणि प्रवालम में। किस में कंपोज हुई थी, मणि प्रवालम, मतलब कि डायमंड्स एंड कोरल्स, यानी कि दो लैंग्वेजेस जो हैं, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस, है ना, मतलब दो लैंग्वेजेस का इंटरमिक्स जो है वो हमें लीला तिलकम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीला तिलकम किससे डील करती है ना, और किस में ये कंपोज हुई थी, तो मणि प्रवालम में हुई थी। मणि प्रवालम का मतलब क्या होता है कि डायमंड्स एंड कोरल, यानी कि दो लैंग्वेजेस के मिक्स से बनी हुई को मणि प्रवालम कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, दे कैन आस्क यू, ठीक है। देन रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, अब हम देखेंगे रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशन, जहाँ पर हम जगन्नाथ कल्ट जो है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि रीजनल कल्चर्स जो है वो रिलीजियस ट्रेडिशंस, जहाँ पे भी टेम्पल्स है या रिलीजियस ट्रेडिशन है, उसके अराउंड डेवलप होते हुए हम रीजनल कल्चर्स को देखते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो कल्ट ऑफ जगन्नाथ है, यानी कि जगन्नाथ मतलब लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, अ नेम फॉर विष्णु भगवान का नाम ही है लॉर्ड जगन्नाथ, और जगन्नाथ का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के भगवान जो हैं, और ये कहाँ पर है, एट पुरी, उड़ीसा, है ना। और आज तक लोकल ट्राइबल पीपल जो हैं वो भगवान की जो मूर्ति है वो वुड से बनाते हैं, इसका मतलब विच सजेस्ट दैट डीटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। आज भी लोकल ट्राइबल पीपल इनकी इमेज को लकड़ी से बनाते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हैं भगवान, ये लोकल गॉड थे वहाँ के, और वो बाद में हमने विष्णु भगवान से इनको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, एक डायनेस्टी थी गंगा डायनेस्टी, उनके राजा थे अनंत वर्मन। इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक टेम्पल बनाएंगे पुरुषोत्तम जगन्नाथ का पुरी के अंदर। तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है किसके द्वारा, अनंत वर्मन, है ना, ठीक है। तो अनंत वर्मन जो कि गंगा डायनेस्टी से आते थे। सब्सिक्वेंटली 1230 के अंदर किंग अनंग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डीटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड। फिर एक और राजा आते हैं जिनका नाम है अनंग भीमा, वो अपने पूरे राज दरबार को इनके लिए समर्पित कर देते हैं और कह देते हैं कि मैं राजा का डेप्यूटी हूँ। आपको अगर याद हो तो जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, शायद हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन मेडिवल इंडिया के अंदर ना भगवान मतलब ऊपर वाला जो था, चाहे हम दिल्ली सल्तनत देखें, है ना, तो वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि भगवान के बराबर जो रूलर्स थे वो अपने आप को भगवान के बराबर मान रहे थे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इन कल्चर्स के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा मैं भगवान का डेप्यूटी हूँ, है ना, मतलब मैं उनसे नीचे ही हूँ, ठीक है। तो एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पॉर्टेंस एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, इट्स ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्पल्स को एक इम्पॉर्टेंस मिलती जा रही थी, तो अब वहाँ पर जो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो थे उनके लिए उनकी चीज़ें भी अब बढ़ती जा रही थी, है ना। ऑल दोज हु कॉन्क्वर्ड उड़ीसा, जो भी लोग थे जिन्होंने उड़ीसा को कॉन्क्वर किया, उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इन सब ने कोशिश की कि हम टेम्पल के ऊपर कंट्रोल कर लें। 17 बार हमारे यहाँ पे टेम्पल किसने तोड़ा था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे आप, है ना। तो टेम्पल ऐसे ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे अपने सोशल पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर, ठीक है। उनको लगता था कि अगर हम टेम्पल को जीत लेंगे, अगर हम मंदिरों को जीत लेंगे, तो जो लोकल पीपल है ना वो हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए टेम्पल्स को भी एक जीतने की कोशिश की जाती थी, ठीक है। देन वी हैव राजपूत्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। तो अब हम पढ़ेंगे राजपूत्स के बारे में और उनके जो ट्रेडिशन है हीरोइज्म को लेकर। हम हमेशा राजपूत्स को हीरोइज्म से ही कनेक्ट करते हैं, है ना। तो 19th सेंचुरी के अंदर जो रीजन है दैट कॉन्स्टिट्यूट
मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज कॉल्ड राजपुताना। आज का जो राजस्थान है उसको राजपुताना कहा जाता था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। वाइल दिस में सजेस्ट दैट दिस वॉज एन एरिया दैट वॉज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत्स। लेकिन जैसे कि हम जैसे राजपुताना बोल दिया तो हमारे दिमाग में क्या बिलीफ आता है कि वहाँ सिर्फ राजपूत ही रहते होंगे, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ पार्टली ट्रू, है ना। देयर वर several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of northern and central India, है ना। हम अलग से जो अपना नदर्न और सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजपूत्स हैं ना, जो राजपूत्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हम वहाँ पर भी राजपूत्स को देख रहे हैं। इसका मतलब जो राजस्थान वाला एरिया था सिर्फ वहीं पर राजपूत्स नहीं रहते थे, है ना। एंड देयर आर सेवरल पीपल अदर देन, और हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ राजपूत ही नहीं, राजस्थान में और भी लोग रह रहे थे, है ना। लेकिन राजपूत्स का जो रोल रहा इंडिया के अंदर वो ज़्यादा मैटर करता है। तो दीज कल्चरल ट्रेडिशंस वर क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द रूलर। तो जो भी कल्चरल ट्रेडिशन बनते हैं ना, वो आइडियल्स और एस्पिरेशंस जो हैं रूलर्स की, उनसे ही लिंक्ड हैं। तो फ्रॉम अबाउट 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज़। तो 8th सेंचुरी तक हमने देखा कि आज का जो राजस्थान है वो राजपूत फैमिलीज़ ने ही रूल किया। जैसे कि पृथ्वीराज के बारे में हमने पढ़ा था, इन लोगों ने जो हीरोशिप है उसको काफ़ी ज़्यादा देखा था, इन्होंने हीरोशिप को काफ़ी प्रमोट किया था, है ना। वो मरना पसंद करते थे बैटल फील्ड में रादर देन टू फेस डिफीट। हारने से ज़्यादा वो बैटल फील्ड में मरना पसंद करते थे, है ना। तो स्टोरीज़ जो थी राजपूत हीरोज़ की जो है वो पोएम्स में, सॉन्ग्स में, इन सब में भी हम देखते हैं, है ना। और वो स्पेशली जो ट्रेंड मिन्स्ट्रल्स होते थे वो इन सबको गाते भी थे, ठीक है। These preserve the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. तो इनसे क्या होता था, जब वो पोएम्स में मेमोरीज लिख देते थे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशन का तरीका बनता था। ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो भी इन स्टोरीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते थे, विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो लोग थे ना, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो भी इन स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, है ना। तो ये चीज़ है कि जो हीरोइज़म है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रमोट होते हुए हमें देखते हैं। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि विमेन का डिपिक्शन भी इनकी स्टोरीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड्स को फॉलो कर रही हैं, चाहे जीने में चाहे मरने में। जहाँ पे हम सती का सिस्टम देखते हैं, जौहर का सिस्टम देखते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं कि विमेन जो है वो कम्प्लीटली अपने हस्बैंड को फॉलो कर रही है, ठीक है। Then we have beyond regional frontiers, रीजनल फ्रंटियर्स से भी आगे अब क्या है, तो द स्टोरी ऑफ कथक, है ना। तो स्टोरी है किसकी? कथक के बारे में। अगर हीरोइक ट्रेडिशन जो है वो हम देखते हैं कि हीरोइक ट्रेडिशंस हमने देखा कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें हीरोइक ट्रेडिशंस जो हैं देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम डांस के बारे में कहें तो डांस के बारे में भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म। तो अगर एक डांस फॉर्म की हिस्ट्री देखें, जैसे कि कथक जो है वो, आज कथक कहाँ से आती है? आज इंडिया के नॉर्थ इंडिया से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो पता होना चाहिए आपको पहले तो कि कथक जो है कौन से एरिया से आती है। तो ठीक है, कथक जो है वो डिराइव हुई है किससे? कथा। कथा क्या वर्ड है जो संस्कृत में यूज़ होता है और अदर लैंग्वेजेस में, किसके लिए? स्टोरी के लिए, है ना, कथा कहते हैं, ठीक है। तो कथक जो है वो कौन थे? वो ओरिजिनली एक कास्ट थी, जो कास्ट होती है वो कास्ट थी जो कि स्टोरी टेलर्स थे, जो कहानियाँ सुनाते थे। कहाँ? नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में। किसके द्वारा? अपनी परफॉर्मेंसेस के द्वारा, जस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा कहानियाँ सुनाते थे ये लोग, जो कथक्स थे, ठीक है। तो कथक जो है फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ डिस्टिंक्ट मोड में 15वीं 16वीं शताब्दी में। जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट, हमने लास्ट क्लास में देखा कि भक्ति मूवमेंट आया, तो भक्ति मूवमेंट जैसे जैसे आया तो कथक भी उनके साथ क्या है? मर्ज हो गया, है ना। तो जो लेजेंड्स हैं, राधा कृष्णा जो है, राधा कृष्ण के बारे में फोक प्लेज में हमें देखने को मिलता है, जैसे रासलीला कहते हैं, है ना। वहाँ पे भी कुछ कुछ बेसिक जस्चर जो है वो कथक स्टोरी टेलर्स के हम देखते हैं कि उसको भी मिक्स होते हुए हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। मुगल एम्परर्स थे इंडिया में एंड देयर नोबल्स। कथक जो है मुगल एम्परर्स की जो कोर्ट है उसके अंदर भी किया जाता था, जहाँ पे जो आज के फीचर्स हैं वो उस वक्त पे ही डेवलप हुए। मुगल टाइम में ही आज का कथक जो है वो ऐसे डेवलप हुआ है, तो पुराना, लेकिन जो
उसके आज के फीचर्स हैं कि ये फॉर्म ऑफ डांस एज अ फॉर्म ऑफ डांस जो है डेवलप हुआ, तो ये मुग़ल के टाइम से ही होता है। सब्सिक्वेंटली ये दो ट्रेडिशंस सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशंस, दो घरानाज हैं इसके बेसिकली। पहला तो कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर में देखते हैं, दूसरा लखनऊ में देखते हैं, है ना। तो वाजिद अली शाह एक नवाब थे अवध के। ये जो कथक है ये बहुत बड़े आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप होते हुए दिखता है, और बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज फर्मली एंट्रेंच्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दीज टू रीजन्स बट इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि जो कथक है वो सिर्फ राजस्थान और लखनऊ के अंदर ही डेवलप है, वो धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर में भी हमें डेवलप होते हुए दिखता है। ठीक है, देन वी हैव ओके, यहाँ बिहार मध्य प्रदेश तक हमें वो देखने को मिल रहा है। तो एम्फेसिस जो है वो अगर कथक के अंदर जो मोस्ट एम्फेसिस होता है कि आपको क्या करना है, रैपिड फुटवर्क, जो फुटवर्क होता है, जो पैरों का काम है वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए। कॉस्ट्यूम्स बहुत एलैबोरेट होते हैं, है ना, और इन स्टोरीज़ जो हैं उनका इनेक्टमेंट भी बहुत ही वाइड हमें देखने को मिलता है। कथक जैसे कि सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो कथक जो है वो ब्रिटिशर्स को इतना वो लोग डिसफेवर करते थे इसको, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव करके जाता है, सर्वाइव हो जाता है, और आज ये वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस जो है कंट्री में, आज के इंडिया में, उसके अंदर ये आता है। तो क्लासिकल डांस क्या होते हैं, पहले तो 6 क्लासिकल डांस कौन से हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, देखो ये है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। तो ये जो है ना इनको पूछ लेते हैं, याद रखना चाहिए कि कौन सा कहाँ का डांस फॉर्म है, और हम ये यूजुअली भूल जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ याद हो गया, ऐसा नहीं होता, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी। ठीक है, देन लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो पेंटिंग फॉर पैट्रोन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। अब हम देखते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर क्या होता है, कोई बड़ी जगह है उसके मिनिएचर, उसको छोटे में हमने बना दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि मिनिएचर पेंटिंग कैसे स्टार्ट होती है ना। तो एक दूसरा ट्रेडिशन अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो वो डेवलप होता है एज अ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर क्या होता है, वही स्मॉल साइज़ की पेंटिंग्स जनरली किससे की जाती है, वाटर कलर से की जाती थी, क्लोथ या तो कपड़े पे कर लो या पेपर पे कर लो। ठीक है, तो सबसे पुरानी अगर हमें मिनिएचर पेंटिंग मिलती है तो वो पाम लीव्स या वुड पे मिलती है। क्यों, क्योंकि क्लॉथ और पेपर तो उस वक्त होता नहीं था, तो लीव्स पे ही वो की जाती थी, है ना। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो हमें वेस्टर्न इंडिया से मिलती हैं, है ना, जो किस में यूज़ होती थी, जो जैनिज़्म जो था उनके टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज़ होती थी। ठीक है, तो मुग़ल एम्परर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब ने पैट्रोनाइज़ किया, इन सब ने अपने यहाँ पेंटर्स को रखा था, और ये लोग अपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स, पोइट्री वगैरह इन सब से कराते थे, है ना। तो काफ़ी बड़े सुंदर ब्रिलियंट कलर्स के अंदर इसे पोर्ट्रे किया जाता था, कोर्ट के सीन्स बनाए जाते थे। हंटिंग की तो आप सब ने फ़ोटो ज़रूर देखी होगी, हंटिंग की बनाई जाती थी, सोशल लाइफ के बारे में ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, पेंटर्स जो हैं वो अब इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स, जो अब रीजनल स्टेट्स डेवलप होते जा रहे हैं उनके अंदर ये अब पहुंच जाते हैं। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि रीजनल स्टेट्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट जो मुग़ल आर्टिस्टिक टेस्ट था, तो देखो मुग़ल एम्पायर से निकल के अब लोग चले गए नए एरियाज़ में, है ना। लेकिन उनका टेस्ट क्या है, उन्होंने पेंटिंग कैसी की, मुग़ल्स की वाली ही की। तो इसीलिए ये जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर अपना जो मुग़ल वाला टेस्ट है उसको लेकर जाते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो नए कल्चर्स हैं उनके अंदर हमें मुग़ल का टेस्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने डेक्कन में राजपूत कोर्ट्स में जब ये पहुँचे तो वहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस दिखता है इनकी रीजनल जो मुग़ल आर्टिस्टिक टेस्ट का। ठीक है, एट द सेम टाइम लेकिन फिर भी इन्होंने अपने खुद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप किए, लेकिन पुराने भी
रख के और नए भी डेवलप किए, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट्स जो है, पोर्ट्रेट्स क्या होती हैं, फ़ोटो जैसे होती हैं, तो राजा की जो पोर्ट्रेट्स हैं, कोर्ट के सीन्स हैं, ये सब अब इंडिया के अंदर पोर्ट्रे हो रहे हैं, उन्हें बनाया जा रहा है। बिसाइड्स उसकी जो माइथोलॉजी है उसको हटाकर भी माइथोलॉजी के साथ साथ जो पोइट्री है अब उनको भी बनाया जा रहा है, उनके बारे में भी पेंटिंग की जा रही है, जैसे कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ के बारे में, ठीक है। देन दूसरा रीजन जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग हमें देखने को मिलती है वो है हिमालयन फुट हिल्स, है ना, जो कि आज का हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। तो बाय द लेट 17th सेंचुरी, जब 17वीं शताब्दी के एंडिंग आ रही थी जब, तो इस रीजन के अंदर हम देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग जो है वो डेवलप होती है, जिसका नाम है बासोली। याद रखेंगे बासोली कहाँ की पेंटिंग है, पहले तो क्या है, मिनिएचर पेंटिंग है, कहाँ डेवलप हुई, हिमाचल में हुई, ठीक है। तो एक बहुत पॉपुलर टेक्स्ट है जो कि लिखी थी भानु दत्ता ने, जिसका नाम है रास मंजरी, एक पॉपुलर टेक्स्ट है, ये यहीं पर लिखी गई थी। और जब नादिर शाह ने इन्वेजन किया और दिल्ली के लिए जब वो लड़ाई करने आ रहा था 1739 में, तो हमने देखा कि जो मुगल्स हैं, जो मुग़ल आर्टिस्ट हैं, वो इसी जगह पर आ गए थे अपनी बचाव करने के। जब नादिर शाह दिल्ली के ऊपर लड़ाई कर रहा था, अटैक कर रहा था, तो जो मुगल्स के यहाँ पे आर्टिस्ट रह रहे हैं वो बचने के लिए यही हिमाचल वाले में आ गए थे। और यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है और यहाँ पे अलग तरीके की पेंटिंग हो भी रही है। तो मिड 18th सेंचुरी तक जो कांगड़ा के आर्टिस्ट हैं उन्होंने एक स्टाइल जो है अपनी पेंटिंग में डेवलप किया, जिसमें क्या है, विच ब्रीथ्ड अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। सो द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट। अगर हम कहें इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, तो वो वैष्णवाइट ट्रेडिशन था। सॉफ्ट कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए, कूल ब्लूज, ग्रीन्स, मतलब काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। देखो ये पेंटिंग दिख रही है ना, काफ़ी इस तरीके की पेंटिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन पेंटेड एज वेल। तो एक खास बात यहाँ से हमें देखने को मिलती है कि जो मैन और वुमेन है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो लोग भी पेंटिंग कर रहे हैं, पॉट्स पे कर रहे हैं, वॉल पे कर रहे हैं, फ्लोर पे, ज़मीन पर कर रहे हैं, क्लोथ पे कर रहे हैं, इन सब जगह पर कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो पाई, क्योंकि मिनिएचर जो थे वो उनको तो रखा गया पैलेसेस में, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल ने बनाई वो तो फिर नहीं बची, ठीक है। अ क्लोज़र लुक बंगाल। तो अब आते हैं बंगाल के बारे में, कि अब हम बंगाल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज कैसे डेवलप होते हुए हमें दिखती है, ठीक है। जैसा हमने पहले देखा कि लैंग्वेज से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, वही हम इनको, अगर मैं कहूँ कि लोग जो बंगाल में रहते हैं तो हम सोचेंगे कि हाँ, जो बंगाली बोलते हैं वो बंगाल में रहते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि जिस बंगाली को आज हम संस्कृत से डिराइव करते हैं कि ये संस्कृत से डिराइव हुई है, लेकिन जो अर्ली संस्कृत के टेक्स्ट हैं जो हमें मिड 1st मिलेनियम BC के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर ये बात लिखी जाती है कि जो बंगाल के लोग हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोलते थे। तो अब ये लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, लेट्स सी, ठीक है। तो फ्रॉम द 4th 3rd सेंचुरी BC, जो 4th 3rd सेंचुरी BC था, इस वक्त पे जो कमर्शियल टाइज था ना, बंगाल और मगध के बीच में ट्रेड हो रहा था, साउथ बिहार की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ क्या हुआ, विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। तो वहाँ पे क्या है, इन्फ्लुएंस संस्कृत का था, डेवलप हो रहा था। तो 4th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी जो गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल जो है नॉर्थ बंगाल के ऊपर, इन्होंने, जो गुप्ता रूलर्स से, इन्होंने नॉर्थ बंगाल के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश किया, और वहाँ पर ब्राह्मणास जो हैं अब सेटल होने लगे, ठीक है। तो जो अब ये लोग कहाँ के थे, मिड गंगा वैली के थे, तो ये लोग पहुँच गए नॉर्थ बंगाल में। तो अब जो इनका, जो ब्राह्मणास सेटल हुए, इनका जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस था ना, वो अब यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 7th सेंचुरी के अंदर एक चाइनीज़ ट्रैवलर आता है, स्वानजांग, ये ऑब्जर्व करता है कि दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज़ ऑल ओवर बंगाल, के जो भी लैंग्वेजेस संस्कृत से रिलेटेड थी वो बंगाल के अंदर बोली जाती थी। 8th सेंचुरी आते आते बंगाल जो है वो रीजनल किंगडम्स का बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है पालास के अंदर। बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में हम ये देखते हैं कि जो बंगाल के सुल्तान हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, ठीक है। 1586 के अंदर जब अकबर कॉन्कर करता है बंगाल को, तो वहाँ पे इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सभा, ठीक है। जब अकबर बंगाल को
कॉन्कर कर रहा है तो ये बंगाल को सब एक न्यूक्लियस, एक सेंटर बना लेता है। तो अकबर की लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन थी, है ना, पर्शियन लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन करता था। और बंगाली जो है वो डेवलप होती है एज अ रीजनल लैंग्वेज। इनफैक्ट बाय द 15th सेंचुरी जो बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स हैं, जो 15वीं शताब्दी तक हम ये देखते हैं कि जो बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स हैं वो अब यूनाइटेड होते हुए दिख रहे हैं बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज की तरफ, है ना, बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज, जो कि जो बंगाल वाला पार्ट था ना, ये इंडिया का, ठीक है, ये है यहाँ पे जो ये वाला एरिया था, तो जो वेस्ट वाला एरिया था, ये वाली लैंग्वेज जो है वो कंसोलिडेट होती है। और कंसोलिडेट होते होते क्या होता है, और उसी को हम आज क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऑल्दो बंगाली जो है संस्कृत से डिराइव हुई है, लेकिन ये बहुत सारी स्टेजेस से इवोल्यूशन होते हुए आई है ना। वाइड रेंज ऑफ नॉन सांस्कृतिक वर्ड्स डिराइव फ्रॉम वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। बहुत सारे नॉन सांस्कृतिक वर्ड जो हैं वो हमें ट्राइबल लैंग्वेज से मिलते हैं, पर्शियन, यूरोपियन से देखते हुए जो मिलते हैं हमें, वो आज की मॉडर्न बंगाली के पार्ट हैं। ठीक है, अर्ली बंगाली लिटरेचर, जो अर्ली बंगाली लिटरेचर पुरानी वाली थी, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट टू इट। तो फर्स्ट इंक्लूड्स, तो जो पहली है, ट्रांसलेशंस हमें वहाँ पर संस्कृत एपिक्स के बारे में मिलते हैं, जो संस्कृत में एपिक लिखी गई हैं उनके ट्रांसलेशंस हमें मिलते हैं। मंगल काव्यास, लिटरली, और मंगल काव्य क्या होते हैं, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तब गाए जाते हैं। भक्ति लिटरेचर, चैतन्य देव, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरे के अंदर हम देखते हैं कि नाथ लिटरेचर है, जहाँ पे हम मयनमती, गोपी चंद्र, इन सब की स्टोरीज हमें देखने को मिल रही हैं, है ना। और वर्शिप हो रही है किसकी, धर्मा ठाकुर की। और फेरी टेल्स, बैले, ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट थी जो पहली कैटेगरी से मिलती हैं वो ईजियर हैं, है ना। और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हमें उससे रिलेटेड मिलती हैं। दे वर कंपोज्ड बिटवीन द लेट 15th एंड 18th सेंचुरी। ठीक है, देन अब आते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स के ऊपर। ठीक है, तो फ्रॉम द 16th सेंचुरी, अगर हम 16वीं शताब्दी से बात करें, तो लोग जो हैं वो माइग्रेट होना शुरू हो गए थे फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल। अब जो लेस फर्टाइल जगह है, जहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप हो नहीं पा रही, उस एरिया से ये लोग अब साउथ ईस्ट बंगाल की तरफ लोग जो हैं हम मूव होते हुए देखते हैं। और जैसे वो मूव होते हैं ईस्टवर्ड, वहाँ पे जाके जंगल है, जंगल को काट रहे हैं और राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ फिशर फोक, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ऑफन ट्राइबल्स, और क्या हुआ, बाहर से लोग आए, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, मर्ज हो जाते हैं और एक नई कम्युनिटी बन जाती है पीजेंट्स की। ठीक है, ये किस वक्त पे हो रहा था, ये सारी चीज़ें कब हो रही थी, जब मुगल कंट्रोल जो है बंगाल के ऊपर इस्टेब्लिश हो रहा था विद देयर कैपिटल। और उनकी कैपिटल क्या थी, जब ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका, है ना। तो ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज जो हैं उन्हें ज़मीन मिल रही थी, एंड और उन्होंने क्या, मॉस्क बनाई, जिससे कि रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस जगह का वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या है कि लोग जो हैं अब ज़मीन जो है ज़्यादा फर्टाइल नहीं रही है, इसलिए ईस्ट बंगाल की तरफ मूव कर रहे हैं। ईस्ट बंगाल की तरफ मूव कर रहे हैं, वो ये उसी वक्त का टाइम है जब अकबर, जो मुगल्स हैं वो बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहे हैं। और जब वो मुगल्स अपना बंगाल के ऊपर कंट्रोल जमा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब वो वहाँ पर नई नई जो मॉस्क हैं वो बनाई जा रही हैं, और जो ऑलरेडी जगह है उसका अब रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली सेटलर्स थे, जो पहले जाके सेटल हो गए, वो अनस्टेबल कंडीशंस जो थी उनको लेकर के थोड़ा एश्योरेंस उन्हें मिल रहा था, जो कि कम्युनिटी के लीडर्स उन्हें दे रहे थे। ठीक है, तो हु आल्सो फंक्शन एज, जो, और भाई एक लीडर बन गया, अभी उसी लीडर, और लोगों ने क्या कहा, अच्छा ये हमारा लीडर है, ये एश्योरेंस दे रहा है कि अभी ठीक है, ये जगह ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने कहा कि अरे इनके पास तो सुपर नेचुरल पावर है, और उन्हीं से लोगों को प्यार होने लगा, और क्या उन्हें हमने क्या कह दिया, पीर कह दिया। ठीक है, तो ये जो दिस टर्म है इंक्लूडेड सेंट और सूफ़ी, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ना पीर के बारे में। तो दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट और सूफीज़ एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ डेयरिंग कोलोनाइजर्स। ठीक है, द कल्ट ऑफ पीर जो है, जो पीर का कल्ट है, वो हमने देखा कि बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होते हुए हम उसे देखते हैं। बंगाल के अंदर हम टेम्पल बिल्डिंग भी देख रहे हैं लेट 15th सेंचुरी में, विच कल्मिनेटेड इन 19th सेंचुरी तक ये चलता रहा। वी हैव सीन दैट टेम्पल्स जो हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो इंडिविजुअल्स ने भी बनाए, ग्रुप्स हु वर बिकमिंग पावरफुल, जो लोग पावरफुल होते जा रहे हैं वो ही बनाएंगे, जिसके पास पैसा है वो ही बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं,
अच्छा, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कोलू कौन थे, ऑयल प्रोसेसर्स थे, कंसारी कौन थे, बेल मेटल वर्कर्स थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, जिससे क्या हुआ, नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, है ना। और बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, देन एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, जैसे जैसे लोगों की सोशल इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होती हुई हमें दिख रही है, उन्होंने कहा दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, और उन्होंने अपना स्टेटस कैसे ऊपर किया, टेम्पल्स बना के। जब लोकल डेटीज़ जो हैं वो एक बार वर्शिप हो गई, है ना, वंस वर्शिप्ड इन thatched huts in villages gain the recognition of the brahmanas, their image begin to be housed in the temple। तो जो लोकल डेटीज़ थी, है ना, जिनकी अभी हट के अंदर ही पूजा हो रही है, जब उन्हें ब्राह्मणास का जो रिकग्निशन है वो जब मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि अब जो इमेजेस हैं वो घर में भी देखने को मिल रही हैं, टेम्पल्स जो हैं वो कॉपी होने लगे हैं अब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, और इसी से हम देखते हैं कि टिपिकल बंगाली स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप होता है इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के बारे में है, इसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत इतनी है नहीं। ठीक है, देन वी हैव ओके फिश एज फूड, है ना, बंगाल में भाई फ़िश खाई जाती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फूड हैबिट जो है वो लोकली, जो भी लोकली अवेलेबल लोगों को खाने को मिलेगा वो वही खाएंगे, है ना। बंगाल जो है राइवराइन प्लेन है, राइवराइन क्या किसी नदी के किनारे है, तो वहाँ क्या है कि वहाँ पर राइस भी बहुत होता था, फ़िश भी बहुत होता था। तो जब ये है लोगों के पास पैसा नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं खाने को, तो वो वही खाएंगे, है ना। तो फिशिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन का पार्ट रहा है बंगाल में, और बंगाली लिटरेचर जो है वो जो फ़िश है उनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखती भी है ना। व्हाट इज़ मोर, टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल एंड बिहार, और जो टेराकोटा जो विहार्स हैं, बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी हमें फ़िश से रिलेटेड जो हैं वो सीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मणास थे वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, ब्राह्मणास को अलाउ नहीं था कि आप नहीं खा सकते नॉन वेजिटेरियन जो फूड है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी थी फ़िश की लोकल डाइट में, उससे क्या हुआ कि ब्राह्मणिकल ऑथोरिटीज़ जो हैं वो भी थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं बंगाल के ब्राह्मण्स के लिए। ठीक है, तो द बृहदर पुराण, याद रखिएगा, बृहधर्म पुराण जो है 13वीं सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल में, इसने परमिट किया कि लोकल ब्राह्मण्स जो हैं वो कुछ तरीके के फ़िश खा सकते हैं। तो कौन सी पुराण है, बृहद धर्म पुराण। ठीक है, तो बस यही था इस चैप्टर के अंदर।